सिद्दीक के खांसने पर उसने बुरा सा मुंह बनाया। नीलम, नीलम, अपने नाम की पुकार पर वो झुंझला उठी। इस बुड्ढे को भी चैन नहीं, न जायदाद मेरे नाम करता है, न मरता है, न मेरी जान छूटती है इस मनहूस से। न चाह कर भी उसने सबर का कड़वा घूंट भरकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। क्या हुआ सिद्दीक? मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन। एक गिलास पानी, वो बमुश्किल बोल पाए। मुसलसल खांसने से चेहरा लाल हो गया था। पानी पीकर उसने एक नज़र बेबसी से नीलम की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लिए उसी की तरफ देख रही थी। मुझे नहीं मालूम नीलम, हमें क्या होता जा रहा है, मगर इतना लाचार हमने अपने आप को पहले कभी नहीं पाया। समझ नहीं आ रहा आखिरकार डॉक्टर की दवाइयों से हमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उनके लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। मगर मुझे अच्छे तरीके से मालूम है सिद्दीक कि तुम्हें क्या हुआ, मगर तुम्हारी यही हालत तो मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाएगी। आप फिक्र न करें सिद्दीक, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? आप तो जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। इस भरी दुनिया में मैं अकेली हूँ। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं सिद्दीक। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। न जाने उसकी आंखों में कहाँ से यकदम आंसू आ गए। मुझे लगता है सिद्दीक, आपने मिशी वाले मामले को दिल पे ले लिया है, तभी आप उसके जाने के बाद इस कदर बीमार हो गए हैं। उसने अपना एक और पत्ता फेंका। नहीं नहीं नीलम, नाम मत लें उस नाफरमान लड़की का। आज तक मैं उसकी माँ के धोखे को नहीं भूला था कि अब उसने भी वैसी ही घटिया हरकत की है। उस लड़की को अपना खून कहते हुए मुझे शर्म आती है। अगर वक्त पर आप मेरी आंखें ना खोलती तो शायद आज हमारा ही खून हमारी इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर चुकी होती। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकते, और आप कमज़ोर नहीं हैं, और ना ही हम आपको कमज़ोर रहने देंगे। आप वो वाहिद औरत हैं जिसने हमारे साथ वफा निभाई है, तो फिर हम आपको कमज़ोर कैसे रहने दे सकते हैं? हम रहें ना रहें, मगर आपको हम कभी किसी के सामने झुका नहीं देख सकते। इस बात का इंतज़ाम हम जल्द ही कर देंगे। उनकी आंखों में आज पहली बार आंसू आए थे। शायद बीमारी और मौत के ख्याल ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया था। अरे वाह, वक्त लगाया, मगर बुड्ढे को जायदाद मेरे नाम करने का ख्याल आ ही गया। नीलम का दिल खुशी से बिल्लियों उछल उठा। अब उसको एक्सपायर दवाइयों की जगह सही दवाइयां देनी होंगी। अगर ये सारी जायदाद मेरे नाम करने से पहले मर गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यार जल्दी चला गाड़ी, अब तक वो लोग माल पहुंच भी गए होंगे। अरसल पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। चांद, क्या सोच रहे हो? अरसल के हिलाने पर वो अपनी सोचों के भंवर से वापस आया। क्या हो गया? किन सोचों में डूबा है? अरसल को हैरानगी हुई, क्योंकि उसके मुताबिक तो माल पहुंचने की ज्यादा जल्दी चांद को होनी थी। हाँ अरसल, वो मैं सुबह से ही मुस्तफ़ा को लेकर परेशान हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मुस्तफ़ा शाह सिद्दीक की कंपनी में 55% का मालिक है? आखिरकार उसने अपने मन में चलते सवाल को लफ्जों का जामा पहना ही दिया। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, और उसके अलावा भी एक वक्त में जिस आदमी के कई कई बिजनेस चल रहे हों, उस इंसान को तुम्हारे घर आकर रहने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे हाँ चांद, मुझे मालूम है कि मुस्तफ़ा शाह बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, मगर वो हमारे घर सिर्फ अपने दादाजी की ख्वाहिश पर आया है। वो वैसे भी मेरे दादू भी सारा दिन बोर होते थे, और शम्स अंकल भी, तो ये एक तरह से बेहतर हो गया। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, और अब तो दादाजी की तबीयत में खुशगवार तब्दीली आई है। हमें उनका आना बहुत अच्छा लग रहा है। हम दादाजी के साथ सारा दिन नहीं रह सकते थे, तभी वो उदास भी रहते थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश रहते हैं। अरसल, मैं दादाजी और शम्स अंकल का तो समझ सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा शाह मुझे किसी से एहसान लेने वाला बंदा नहीं लगता। कुछ आके किसी के घर आकर रहना तो बहुत दूर की बात है। वो हमसे भी ज्यादा रोबदार शख्सियत का मालिक है। मैंने उसे सिद्दीक की पार्टी में देखा है। वो बंदा अच्छे अच्छे को खातिर में नहीं लाता, और तुम लोगों के घर में वो अपनी शख्सियत के बरक्स एक सादा इंसान की तरह रह रहा है। मुझे बात कुछ हजम नहीं हो रही। जरूर बात कुछ और है। जब से चांद ने मुस्तफ़ा शाह को अरसल की डाइनिंग टेबल पर देखा था, ऊपर से सब लोग उससे फैमिली की तरह बर्ताव कर रहे थे, और उसे भी उन्हीं में घुला मिला देख चांद के दिमाग में बहुत कुछ खटका। मगर इस वक्त वो सबका ध्यान करके कुछ नहीं बोला। वैसे भी शादी का माहौल था, मगर उसने सोच लिया था इस बारे में वो बाद में अरसल से बात जरूर करेगा। जबकि चांद की सारी बातें सुनकर वो भी परेशान हुआ। चांद, जैसा तुम बोल रहे हो,
वैसा कुछ मुझे लगता तो नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बदलाव महसूस नहीं किया। हाँ, मगर अगर तुम बोल रहे हो तो एक बार तुम्हारे नज़रिए से भी इस सारे मामले को ज़रूर देखेंगे। अरसल के दिमाग ने मुस्तफ़ा के बारे में कोई गलत सिग्नल तो नहीं दिया, मगर चांद के बोलने पर एक बार मामले की छानबीन में कोई हर्ज ना था। भाभी, आप दोनों तो कुछ खरीद ही नहीं रही। मिशी बेजार और नूर को परेशान देखकर रूप और तारा ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग का मजा नहीं आ रहा और आप दोनों को अपने अपने हैंडसम शोहरों के साथ शॉपिंग करनी थी? जहां नूर ने शर्म से सर झुका लिया, वहीं मिशी के लिए उसके आसपास एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल भी लिया। नहीं रूप, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें। उसने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। हम मदद कर दें कुछ? चांद अरसल की आवाज पर वो चारों ही एक साथ मुड़ी। ओहो! तारा और रूप इन दोनों को अपने पीछे छुपाकर एक साथ चांद और अरसल की तरफ बढ़ी, मगर इस बार अरसल भी आंखों में चैलेंज लिए आगे बढ़ा। जालिम समाज, उड़ जाओ हम प्यार के पंछियों के दरमियान से, वरना हमारे दिल से दर्द भरी आहें निकलेंगी। अरसल ने एक अदा से कॉलर झटका। जितनी चाहें अपने दिल से आहें भरें, मगर दो प्रेमियों के दरमियान से ये समाज न कभी किया था और न ही जाएगा। ये किस्सा तो अजल से चलता आया है और अब तक चलेगा। रूप का फलसफाना अंदाज अरसल का दिमाग घुमा गया। चुप करो चमचियो, और जाकर चुपचाप हमें अपनी अपनी बीवियों के लिए अपनी पसंद की शॉपिंग करने दो। अरसल आज फुल झगड़े के मूड में था और चांद भी भला क्यों पीछे रहता, वो भी मैदान में कूद पड़ा। अरे प्यारी बहनों, हमारा नहीं तो अपनी मासूम भाभियों का ही ख्याल कर लो। देखो तो सही, तुम दोनों की कंपनी में वो कैसे बोर हो रही हैं। उनको हमारे साथ शॉपिंग करनी है। चांद की गोहरे अफशाई पर वो दोनों ही हैरत से पीछे मुड़ी, मगर वहां दोनों का सर नफी में हिलता देखकर रूप ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ जमाए। मगर इस वक्त शायद उनका कोई प्लान काम करने वाला नहीं था, इसलिए वो दोनों अपनी बहनों के तंजिया और चैलेंज भरी नजरों को इग्नोर करके 2 कदम उनकी तरफ बढ़े। जाओ गुड़िया, और जाकर अपने लिए हार, बंदे, बिंदी, चूड़ियां खरीदो। हम भी जरा खरीदारी करके आते हैं। अपनी बात बोलते ही वो दोनों किसी आंधी तूफान की तरह मिशी और नूर की तरफ बढ़े। अरसल ने नूर का हाथ थामा और तेजी से बाएं तरफ बढ़ गया, जबकि चांद ने भी यही अमल दोहराया और इन दोनों को हक्का बक्का छोड़कर मिशी का हाथ पकड़कर दाएं तरफ बढ़ गया। रूप आपी, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम लाए थे भाभियों को अपने साथ, तो उनके साथ शॉपिंग करने का हक भी हमको ही है। तारा ने रूप का बाजू हिलाकर पुरजोर एहतजाज किया। फिक्र नहीं करो तारा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम इतनी आसानी से इनको तंग करने का मौका अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। रूप ने एक हाथ से हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का मारा। हाय ब्यूटीफुल एंजल्स। मुस्तफा की आवाज पर इन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। तुम कहाँ थे अब तक? इसको देखते ही रूप को गुस्सा आया। क्या हो जाता अगर वो थोड़ी देर पहले आ जाता? कम से कम मामला कुछ तो उनके हक में जाता। मैं आप दोनों की मम्मा की हेल्प कर रहा था। मुस्तफा के यहाँ ना होने के रीजन बताने पर उसने गहरा सांस खींचा। वैसे अच्छा हुआ चांद और अरसल नूर और मिशेल सिस्टर को अपने साथ ले गए। एक तो वो पहले ही तपी थी, दूसरा मुस्तफा ने भी उनकी साइड लेकर मानो उसका दिमाग ही घुमा दिया हो। ओ अच्छा, अब तुम भी उन्हीं का साथ दोगे? मुझे लगा तुम हमारे साथ हो। रूप अब इन दोनों का गुस्सा मुस्तफा पे निकालने के मूड में थी। वो इसलिए मैडम जी, अगर आप थोड़ा सा दिल और दिमाग से सोचें तो शादी जिंदगी में हम आम तौर पर एक ही बार करते हैं, तो अपनी शादी को लेकर हर लड़का और लड़की के दिल में बहुत से अरमान होते हैं। हम मजाक तो उनके साथ बाद में भी कर सकते हैं, मगर ये वक्त उनकी जिंदगी की खूबसूरत याद बन जाएगा। आने वाले वक्त में वो इस पल को मुस्कुराते हुए एक दूसरे को छेड़ते हुए याद करेंगे, और अगर हम उनके इस हसीन पल में आ जाएंगे तो शायद ये खूबसूरत पल उनके लिए इतना खूबसूरत ना रहे। तो मुझे लगता है कि आपको फिल वक्त इन सब को अकेला छोड़ देना चाहिए। मुस्तफा की बातों ने रूप पर जैसे कोई सहर भोंका हो। इस बार उसे मुस्तफा की बात आसानी से समझ भी आ गई। तुम ठीक कह रहे हो, मैं इनको बाद में तंग कर लूंगी। जब उसकी बातें रूप के दिल को लगी तो वो मुस्कुरा उठी। अच्छा रूप आपी, चलें हम मम्मा के पास चलते हैं। हाँ तारा, मुझे उनसे थोड़ी काम की बात करनी है, तो आप चलो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। ओके आपो, आप आ जाओ, फिर हम मिलकर चाट खाएंगे। आखिर में उसने जुबान लबों पर फेर कर मजेदार चटखारा लिया।
उसकी मासूमियत पर मुस्तफ़ा भी मुस्कुरा उठा। अच्छा सुनो, तुम ज्वेलरी शॉप में जाकर। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब नजर दूसरी तरफ एक बड़े से शीशे शो पीस में पैक ब्राइडल सूट पर पड़ी। मुंह से बेसाख्ता तारीफी कलमात उभरे। वाओ ब्यूटीफुल। मैरून कलर पर शायद सुनहरी जरी से बेहतरीन कुशीदाकारी की गई थी, मगर ये सुनहरापन कुछ अलग था। अजीब किस्म के छोटे छोटे खूबसूरत तराशीदा। वो नगीने थे या कीमती पत्थर, जो भी थे, मगर इस डिजाइनर ड्रेस को जो एक बार देख ले तो मुड़कर कई बार देखने पर मजबूर हो जाता था। मुस्तफ़ा को जैसे उसकी तलाश थी। आज तक वो जहां भी गया मगर उसे रूप के शायाने शान कोई चीज न लगी थी, मगर उस ड्रेस के पुतले की जगह जब मुस्तफ़ा ने रूप का वजूद तस्वुर किया तो उसे लगा कि आज उसकी तलाश खत्म हो गई। मगर ये सब उसे लेकर कहाँ जा रहे थे? मुस्तफ़ा ने कई वर्कर्स के हाथों उस शीशे के शो पीस समेत ड्रेस को बाहर कहीं ले जाते देखा तो हैरत हुई। ये कितना खूबसूरत है ना। रूप की आंखों में वाज़े पसंदीदगी थी। मुस्तफ़ा को अच्छा लगा कि ये ड्रेस उसे भी पसंद आया। अच्छा मैडम जी, आप भी चलें, मैं बस 5 मिनट में आप सबको ज्वाइन करता हूँ। बिना रूप की कोई भी बात सुने वो तेजी से आगे बढ़ गया। अरे हद है, बिना मेरी बात सुने ये कैसे जा सकता है? रूप ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। मैनेजर, ये ड्रेस कहाँ लेकर जाया जा रहा है? मुझे ये खरीदना है, अभी और इसी वक्त। रूप के पास से वो सीधा मैनेजर के पास आया। कौन सा ड्रेस सर? मैनेजर हैरान हुआ तो मुस्तफ़ा ने उसकी तवज्जो सामने से जाते ड्रेस की तरफ करवाई। ये सर, इस ड्रेस को आप छोड़ दें। इस ड्रेस को बड़े बड़े अमीरों कबीर छोड़कर चले गए हैं, और वैसे भी आप ये ड्रेस वापस जा रहा है। मैनेजर, मैंने आपसे राय नहीं मांगी, सिर्फ कीमत बोलें इसकी। आंखों में सर्द मोहरी का तासुर लिए वो पूरी तरह से मुस्तफ़ा शाह के रूप में आ गया था। सर, इस पर जो आपको सुनहरी जरी नजर आ रही है वो कोई जरी नहीं, बल्कि ये खूबसूरत नायाब कशीदाकारी सोने की बेहद बारीक तारों से की गई है, और इसमें सजे नगीने और अनमोल पत्थर जुड़े हैं। और इसका कपड़ा। मैनेजर, कीमत। मुस्तफ़ा ने एक बार फिर उसे घूरा। 80 लाख कीमत बताकर उसने मुस्तफ़ा के चेहरे पर हैरत के तासरात देखने चाहे, मगर वहां संजीदगी के सिवा और कोई तासर ढूंढने को ना मिला। मुस्तफ़ा ने एहसन को कॉल मिलाकर सारी बात समझाई। अगले ही पल उस मैनेजर को एक झटका लगा जब मुस्तफ़ा इस ड्रेस को पैक करने का बोलकर आगे बढ़ गया। 2 टके के मैनेजर, छोड़ो मेरा हाथ। मिशी ने अपना हाथ छुड़वाने की पुरजोर कोशिश की, मगर चांद की मजबूत गिरफ्त के आगे उसकी सारी मज़ाहमत बेकार थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अभी तो तुमने बोला था कि शॉपिंग करने जा रहे हैं, मगर ये तुम मुझे इस तरफ कहाँ लेकर जा रहे हो? जब चांद ने अपना और उसका रुख बाहर की तरफ किया तो मिशी को शदीद हैरत ने आन घेरा। बहुत बदगुमानी पाल ली है तुमने अपने दिल में मेरे खिलाफ, मगर अब बस। ज्यादा नहीं तो एक बदगुमानी तो मैं आज के दिन दूर कर ही सकता हूँ। चांद का संजीदा अंदाज एक पल के लिए उसे साकित कर गया। चांद ने उसे गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाली, मगर गाड़ी के जन से आगे बढ़ने पर वो होश की दुनिया में वापस आई। तुम कुछ भी कर लो, मगर तुम्हारी कोई भी सफाई और झूठी दलील तुम्हें सच्चा साबित नहीं कर सकती। आई बात समझ में? वो तकरीबन चिल्ला उठी। मिशी, बस 10 मिनट के लिए खामोश रहो। चांद ने जब्त का मुजाहरा किया। क्यों करूं मैं चुप? नहीं करूंगी मैं चुप। उतारो मुझे। तुम्हारे साथ मुझे कहीं भी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मुसलसल बोल रही थी। आखिरकार चांद ने यकदम गाड़ी रोकर एक झटके से उसे अपने करीब किया। इससे पहले कि मिशी के कुछ समझ में आता, चांद ने उसके लबों को अपने लबों में कैद करके उसकी बोलती बंद की, मगर इस बार उसके लम्स में जला देने वाली शिद्दत थी। शायद वो उसके लम्स से अपने आप को पुरसकून कर रहा था, और साथ ही कतरा कतरा उसके गुस्से को भी पीने लगा।